गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? सब लोगों को नमस्कार। निशु, नीरज, शालिनी, सचिन, आलिया, दुर्गा, विशाल, देवेश, प्रियांश, बुशरा, रविंद्र, सौम्या, अमन, सचिन, शिवम, रश्मि चौहान, दिवाकर, शोभित दुबे, भूषण, भूतल भूतल अंजलि, चालू विश्वकर्मा, हाँ, निहारिका कुमारी, नैन्सी, तनु बुटोलिया। आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सही बात है। दिवाकर चौरसिया जी नमस्ते। सचिन, शशि, चंचल, सौरभ, दीपचंद, प्रीति कुमारी, श्रेया, नीरज, चलिए सब लोगों को नमस्कार करता हूं। नमस्ते, नमस्कारम, वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। और कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। कल तक के क्लास के ऊपर कोई भी प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। पहले प्रश्न का इंतजार करूंगा, यदि आपकी ओर से कोई क्वेश्चन आएगा तो जवाब करूंगा। जवाब करने के बाद आगे बढ़ूंगा। नया टॉपिक है गुप्त साम्राज्य का, तो पिछले टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जल्दी पूछ लीजिए। सर, महापाषाण काल क्या है? ठीक है, वेरी गुड। महापाषाण काल का सामान्य अर्थ बता देता हूं। महापाषाण तो महापाषाण का मतलब होता है, अच्छा क्वेश्चन पूछा है और इस क्वेश्चन के बारे में जवाब देने में मुझे लगभग 5-7 मिनट का टाइम लगेगा, तो आप मुझे 5-7 मिनट का टाइम दीजिए, उसके ऊपर सुनिए, उसके बाद में आगे के क्वेश्चन की ओर चलूंगा। आज मैं आप लोगों को ऑप्शनल के बारे में बताऊंगा, इस बात की गारंटी देता हूं। आई प्रॉमिस आई विल टेल यू ऑल अबाउट योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। तो जो भी पूछना है आप सब लोग अपना अपना क्वेश्चन मन में फ्रेम करके रखिएगा। बेलाल का तात्पर्य तो बेटा मैंने कल क्लास में 4 बार बताया है। किसान, धनी किसान, बड़े बड़े किसान, जमींदार शब्द भी बोला है। अब तुम ऐसे ऐसे सवाल पूछोगे तो इसका मतलब है कि मैं तो यही मानूंगा कि तुमने ठीक से क्लास नहीं देखा था। धर्मेतर साहित्य का मतलब जो साहित्य धार्मिक नहीं है, माने जो भगवान के मंत्र की तरह नहीं लिखा गया हो। जैसे वैदिक साहित्य है, धार्मिक साहित्य है। और जब आप इधर जाके देखो, प्रेम साहित्य है, युद्ध का साहित्य है, तो ये धर्मेतर साहित्य हो गया। व्याकरण का साहित्य है, धर्मेतर साहित्य हो गया। ये बात हुई। तो आपने जो तमिलनाडु का ग्रंथ पूछा था उसका नाम क्या है? कौन सा पूछा था, मैं खुद ही भूल गया। तुम ही लोग बताओ क्या मैंने पूछा था। तो मुझे क्वेश्चन याद दिला दो तो मैं तुमको बता सकूं। अश्वारोही सेना और अश्वारोहण की परंपरा। अश्व माने घोड़ा, रोहन माने चढ़ना, घोड़े पे चढ़ना। इसमें कौन सी बड़ी बात है? चलिए चलिए, आज मेरा बर्थडे है, आशीर्वाद दीजिए जरूर जरूर। आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, सफल होइए, सबल बनिए, लेकिन सबसे बढ़ के सार्थक बनिए। ध्यान ये रखिएगा कि आप कामयाब ही नहीं हो, सिर्फ आप काम के भी हों। कामयाबी निजी उपलब्धि होती है और जब आप काम के होते हैं तो आप लोक मंगलकारी हो जाते हैं। अतः मैं आपको सबसे आगे, कामयाब होने से भी आगे, काम का होने का आशीर्वाद देता हूं। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए महापाषाण की बात करें।
महापाषाण के अंतर्गत क्या बात है भाई? तो ये कि एक ऐसा काल, अभी बेटा आप कंसंट्रेट करो एक जगह पर, एक ऐसा काल जो हमें सिर्फ महापाषाणिक समाधान केंद्रों से पता चलता है। एक ऐसा काल जो हमें सिर्फ और सिर्फ महापाषाणिक केंद्रों से पता चलता है। मतलब पहले तो आप समझो कि यह एक कालखंड है, तो इस कालखंड का इतिहास आप कैसे जानते हो? इतिहास की जानकारी का स्रोत होता है ना। इतिहास यदि जानना चाहते हो तो आपको स्रोत चाहिए, और स्रोत क्या होते हैं? साहित्यिक और पुरातात्विक। तो महापाषाण काल का इतिहास आपको यदि लिखना है तो आपके पास में क्या कोई साहित्यिक स्रोत है? नो। तो ये अपने आप छट गया। जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं वो कहां से मिलते हैं? कई जगहों से आपको पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं, कई जगहों से पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं, जैसे कि समाधान केंद्र, निवास स्थल, प्रशासनिक स्थल, बाजार केंद्र, आदि। कई तरह के केंद्र हो सकते हैं। कोई औद्योगिक केंद्र हो सकता है, कोई बंदरगाह का केंद्र हो सकता है, कोई बाजार का केंद्र हो सकता है, कोई प्रशासनिक केंद्र हो सकता है, कोई आवास स्थल का केंद्र हो सकता है, कोई समाधान का केंद्र हो सकता है, कोई कला केंद्र हो सकता है, कोई शिक्षा केंद्र हो सकता है। कई तरह के केंद्र हो सकते हैं जहां से कि आपको पुरातात्विक सामग्रियां मिल सकती हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि महापाषाण काल के बारे में हमारी जानकारी कहां से प्राप्त होती है? तो महापाषाण काल की बात जब आप करोगे तो आप मोटे तौर पर मान के चलो कि 1000 बीसी से लेकर 4th सेंचुरी बीसी के दौर की दक्षिण भारतीय संस्कृति। तो दक्षिण भारत से हमें इस संस्कृति की जानकारी मिली है। दक्षिण भारत में यह संस्कृति किस दौर में फली फूली? तो 1000 बीसी से लेकर 4th सेंचुरी बीसी के बीच में। अब इस संस्कृति का नाम ही महापाषाण संस्कृति है। इसे महापाषाण संस्कृति कहा इसलिए जाता है क्योंकि इस संस्कृति के बारे में हमारी जानकारी नंबर 1 तो सिर्फ पुरातात्विक है, और नंबर 2 इनके तमाम पुरातात्विक जो सोर्सेस हमें मिले हैं सब के सब समाधान केंद्रों से मिले हैं।
all the archaeological evidences we could manage to gather is from the cremation centers. उनसे संबंधित उपलब्ध सभी की सभी पुरातात्विक सामग्रियां सिर्फ और सिर्फ समाधान केंद्रों से प्राप्त हुए हैं। अब देखो, समाधान केंद्रों के अंतर्गत चल के देखो तो आपको क्या पता चलेगा कि समाधान केंद्र में क्या होता है, सब को दफनाया जाता था, सबको दफनाया जाता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस टॉपिक का कि महापाषाण संस्कृति के अंतर्गत मृतकों का संस्कार कैसे होता था, तो उनके शवों को दफनाया जाता था। उसके बाद फिर क्या होता है, दफन के समय कई सामग्रियां शवों के साथ दफन की गई थी, कई सामग्रियां शवों के साथ दफन की गई थी। इनसे इनके जीवन के बारे में इनके जीवन के बारे में मूल्यवान जानकारी मिलती है, तो इनसे इनके समाधान केंद्रों से प्राप्त होने वाली सामग्रियों से इनके बारे में मूल्यवान जानकारी मिलती है। इन सामग्रियों में कृषि के बारे में, इनके लोहे के उपकरण के बारे में, जानकारी मिलती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपसे पूछा जाएगा वो ये कि महापाषाण कालीन लोग जो थे वो लोहे का उपयोग करते थे क्या। तो सुनने में आपको ये लगेगा महापाषाण, तो इसका मतलब आपको लगेगा कि ये पाषाण काल का हिस्सा है। तो प्रथम दृष्टया आप यह क्लियर हो जाइए कि महापाषाण संस्कृति पाषाण काल का हिस्सा नहीं है। दक्षिण भारत में भी पाषाण संस्कृति का जो नवपाषाणिक काल था वो 1500 बीसी तक आते आते खत्म हो गया था और महापाषाण संस्कृति 1000 बीसी के आसपास शुरू होती है। महापाषाण संस्कृति पाषाण कालीन इतिहास का हिस्सा नहीं है। अभी तक मैंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इस संस्कृति को महापाषाण संस्कृति क्यों कहा जाता है। 2 मिनट के बाद में अब मैं उस पर आने वाला हूं।
लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि महापाषाण की संस्कृति पाषाण काल का हिस्सा नहीं है। और इसीलिए आप ये ध्यान रखिएगा कि महापाषाण संस्कृति के बारे में हमारी सारी जानकारी सिर्फ पुरातात्विक है। पुरातात्विक के अंतर्गत सारी जानकारियां समाधान केंद्रों से है, और समाधान केंद्रों से जो जानकारी मिली है उनमें से सबसे पहली जानकारी कि उस शव को दफनाते थे, और दफनाते थे तो दफनाते हुए मृतकों के शव के साथ में कई सारी सामग्रियां भी डाल देते थे। और जब मृतकों के साथ कई सामग्रियां डाल दिए तो इसका मतलब है कि पुनर्जन्म में यकीन करते थे। ये सब बातें एकदम सामान्य है, लॉजिकल है। इसके अतिरिक्त देखोगे तो कृषि की कुछ सामग्रियां डाल दिए तो इससे पता चलता है कि वो एग्रीकल्चर करते थे। ये उतना नहीं इंपॉर्टेंट है पूछने लायक, लेकिन हमें उनके समाधान केंद्रों से कई सारे लोहे के उपकरण मिले हैं। लोहे के उपकरण का मिलना ये रिमार्केबल बात है। तो महापाषाण काल के लोग लोहे से परिचित थे, यही फैक्ट ऑप्शन में रहेगा। ये हमेशा याद रखिएगा कि महापाषाण संस्कृति के लोग लोहे से वाकिफ थे। अब अगला मुद्दा है कि फिर इनको महापाषाण क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ये किसी मृतक के शव को दफनाते थे, मान लो यहां पर शव को दफना दिया उन्होंने, तो दफनाने के बाद क्या करते थे कि उसके चारों तरफ पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े लगा देते थे। पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े लगा देते थे। पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों से इस शव के केंद्र को घेर देते थे। जो समाधान केंद्र पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों से घेर दिया गया हो, वो समाधान केंद्र हजारों साल बीत जाने के बाद भी सुरक्षित रह गया। उसके अंदर की सामग्रियां सुरक्षित रह गई। सुरक्षित रह गई का मतलब यह नहीं कि सब गले नहीं, सब तो गले, उनके साथ में रखी गई सामग्रियां भी रूपांतरित हुई, लेकिन फिर भी बहुत सारी सामग्रियां बची रह गई। यदि इनको पत्थर के इन टुकड़ों से घेरा ना गया होता तो हो सकता है कि ये सब के सब नष्ट हो गए होते, तो हम इनके बारे में उतना भी नहीं जानते जितना कि अभी जानते हैं। अभी भी बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं। यदि इनके बारे में कोई साहित्य होता तो और जानते, यदि इनके बारे में और पुरातात्विक सामग्रियां होती तो और जानते, लेकिन हम बहुत कम जानते हैं क्योंकि सीमित सामग्रियां हैं। और जितनी सीमित सामग्रियां हैं वो भी बच इसलिए गई क्योंकि इनके मृतकों के शवों को दफनाने के बाद सबके चारों तरफ पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े लगा दिए गए थे। पत्थर के इन बड़े बड़े टुकड़ों को ही ध्यान में रखते हुए इतिहासकार ने मेगालिथिक, महापाषाणिक संस्कृति का नाम दे दिया इसको। महापाषाणिक बने बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों से जो समाधान केंद्र घिरा हुआ है, उससे जो सामग्री हमें मिली, उस सामग्री से जो संस्कृति हमें ज्ञात हुई, उस संस्कृति का नाम ही रख दिया महापाषाणिक संस्कृति। ठीक है। अब अगला फैक्ट जो आपको काम के लायक लगेगा, जो आपको जानना चाहिए कि महापाषाणिक संस्कृति, महापाषाणिक संस्कृति के लोगों के, महापाषाणिक संस्कृति के लोगों के सबों, महापाषाणिक संस्कृति के सभी लोगों के, महापाषाणिक संस्कृति के सभी लोगों के, ये लिखिएगा, महापाषाणिक संस्कृति के सभी लोगों के सबों के चारों तरफ पत्थर के घेरे नहीं लगाए गए हैं। महापाषाणिक संस्कृति के लोग जब मरते थे तो क्या मृतकों में से सारे मृतक लोगों के
शव के चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े लगाए जाते थे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है इस विषय पर चर्चा का। आप कहिएगा कि क्या छोटी मोटी चर्चाएं आप कर रहे हैं एकदम डिटेल वाली, तो ऐसी कोई बात नहीं बच्चों। बात यह है कि रोमिला थापर नाम की बहुत बड़ी विदुषी महिला हिस्टोरियन हुई हैं। वो कहती हैं कि यदि यह पत्थर के टुकड़े से समाधान केंद्र को घेरना उनकी संस्कृति का हिस्सा होता, उनके धर्म का, उनकी रीति और रिवाज का कोई एक हिस्सा होता, तो जितने लोग मरते थे सभी लोगों के शव के चारों तरफ पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े लगाए गए होते। और ऐसी स्थिति में हमें इस तरह के समाधान केंद्र हजारों हजार हजारों हजार की संख्या में मिलने चाहिए थे, लेकिन हमें हजारों हजार तो मिलते नहीं है, कुछ ही मिले हैं। कुछ ही समाधान के ऐसे केंद्र मिले हैं जिनमें सबके चारों तरफ पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े खड़े किए गए थे। इसका मतलब यह है कि यह उनके धर्म का हिस्सा नहीं रहा होगा, बल्कि ये कुछ महत्वपूर्ण लोग रहे होंगे। महत्वपूर्ण लोगों के शव के चारों ओर महापाषाणिक केंद्र बनाया गया। महापाषाण के केंद्र का निर्माण जो किया गया है वो इस तरीके से हुआ है कि कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति मर गया होगा और उस व्यक्ति के मर जाने के बाद उसके शव के चारों तरफ इस तरीके से पत्थर के टुकड़े खड़े कर दिए गए। जैसे महात्मा गांधी मरे तो आपने राजघाट बनाया, जवाहरलाल नेहरू मरे, इंदिरा गांधी मरी, या राजीव गांधी मरे, या चौधरी चरण सिंह मरे, या फिर वाजपेयी जी की मृत्यु हुई, या फिर ऐसे ही कई और लोग हैं जिनके मरने के बाद में इस तरह की समाधियां बनाई गई हैं। तो ऐसी समाधियां सभी लोगों के मरने के बाद नहीं बनाई जाती है। समाधियां बनाई जाती हैं तब जबकि वो कोई विशिष्ट लोग होते हैं। जो कोई बहुत विशिष्ट लोग होते हैं उनकी समाधियां इस तरह से बनाई जाती हैं। इन विशिष्ट लोगों की ही तरह महापाषाण काल के विशिष्ट लोगों की समाधियां बनाई गई होंगी। उनके मरने के बाद उनके शव के चारों तरफ पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े खड़े किए गए होंगे। उसके बाद आपको यह समझना है कि इस तरह का प्रमाण, इस तरह का कुछ प्रमाण हमें उत्तर भारत से भी मिले हैं। हमें उत्तर एवं पूर्वी भारत से भी मिले हैं। भारत से भी मिले हैं। हमें उत्तर और पूर्वी भारत से भी मिले हैं। इस तरह के कुछ प्रमाण हमें उत्तर और पूर्वी भारत से भी मिले हैं। पांडे जी, आपको भी जन्मदिन की वही सारी शुभकामनाएं जो अभी कुछ देर पहले मैंने एक बच्चे को दिया था, सब शब्दशः एकदम कट कॉपी पेस्ट आपके लिए। खूब सारी शुभकामनाएं बच्चों। चलिए, तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि हमने महापाषाण संस्कृति के बारे में जानकारी ले लिया। आपके सामने इसे 1 मिनट में मैं रिवाइज कर देता हूं। गिव मी 1 more minute। महापाषाण संस्कृति मतलब एक ऐसी संस्कृति जिनके बारे में हमारी जानकारी समाधान के उन केंद्रों से मिलती है जिन केंद्रों को पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों से घेर दिया गया था। इन लोगों के बारे में हमारे इतिहास का ज्ञान न तो किसी साहित्यिक स्रोत पर निर्भर है, न तो समाधान केंद्रों के अतिरिक्त किसी अन्य पुरातात्विक स्रोत पर। समाधान केंद्रों से जो हमें विशिष्ट जानकारी मिलती है वो एक ये कि ये लोग अपने शव को दफनाते थे। शवों के साथ इन्होंने कई सारी सामग्रियां भी दफना दिया था।
जिससे ये पता चलता है कि ये पुनर्जन्म में यकीन करते थे। उन सामग्रियों में हमें लोहे के उपकरण भी मिलते हैं। ये केंद्र हमें ज्यादातर दक्षिण भारत से मिले हैं, लेकिन दक्षिण भारत के अतिरिक्त उत्तर और पूर्वी भारत से भी कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं। फिर सबके चारों तरफ पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों को खड़ा करना इनकी धार्मिक रीति का हिस्सा नहीं लगता है, क्योंकि धार्मिक रीति का हिस्सा होता तो धर्म तो सब पे लागू होता है। तो ऐसे समाधान केंद्र हमें बड़ी संख्या में मिलते, कुछ ही संख्या में मिले हैं। इसका मतलब है कि कुछ विशिष्ट महत्वपूर्ण व्यक्ति के मरने के बाद उनके शव के चारों तरफ ऐसे पत्थर के टुकड़े खड़े किए जाते होंगे। हो सकता है वह राजा व्यक्ति रहा होगा, हो सकता है वह सरदार रहा होगा, हो सकता है वह पुरोहित रहा होगा। इस तरह से इसके बारे में जितनी जानकारी चाहिए थी उस जानकारी आपको मैंने दे दिया, हमारा मामला कंप्लीट हो जाता है। यू गिव मी 1 मिनट टाइम, 1 मिनट मात्र। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। पर्दा प्रथा की शुरुआत इंडिया में मुस्लिम शासन के आगमन के साथ होती है। उसके पहले इंडिया में पर्दा प्रथा का प्रमाण नहीं मिलता है। लव यू बेटा, लव यू टू मच। चलिए, अब आज हम लोग जिस टॉपिक की ओर मूव करने वाले हैं वह टॉपिक अब हमारा है गुप्त साम्राज्य का टॉपिक। गुप्त साम्राज्य का टॉपिक। गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर। अब गुप्ता एम्पायर के बारे में आपको जो भी जानकारी हासिल करना है वो इस तरीके से कि पहले हमें इसके जितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं उसे एक जगह चिन्हित कर लेना चाहिए, और उसके बाद फिर हम उसके अंदर इस पर चलेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि वंश इनके राजा और इनका
साम्राज्य। वंश, राजा और इनका साम्राज्य। दूसरा पॉइंट जो आपको जानना है वो ये कि गुप्त प्रशासन की व्यवस्था, गुप्त प्रशासन की व्यवस्था। तीसरा पॉइंट जो जानना है वो ये कि गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था गुप्तकालीन समाज और गुप्तकालीन संस्कृति, संस्कृति, गुप्तकालीन संस्कृति। अब ये देखो कि बहुत सारी जानकारियां तो हम इन तीन बातों का अध्ययन करते हुए ही हासिल कर लेंगे कि कौन से राजा ने कौन से क्षेत्र को जीता, कौन से राजा ने कौन सा सिक्का चलाया, कौन से राजा ने क्या यज्ञ किया, कौन से राजा के सिक्के से क्या संकेत और प्रतीक मिलता है, उनका कौन सा धार्मिक विश्वास था, उन्होंने और क्या सांस्कृतिक कार्य किया। तो बहुत सारी जानकारी तो हम इसी क्रम में हासिल कर लेंगे। इसके बाद इधर की ओर जाके देखोगे तो आपको कुछ ठोस बातों का अध्ययन करना पड़ेगा। प्रशासन के अंतर्गत देखो तो अभी तक में इस टॉपिक से 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। एक बार क्वेश्चन आया है महत्तर का मतलब क्या है, इसको लेकर, महत्तर को लेकर एक बार क्वेश्चन आया है। राजा की व्यवस्था को लेकर, राजा की क्या व्यवस्था थी उसको लेकर। अर्थव्यवस्था को लेकर देखो तो इस काल के मुद्रा के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। इस काल के मुद्रा पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हम भी पढ़ेंगे। समाज में देखो तो 3-4 साल पहले क्वेश्चन पूछा है इस काल विष्टि क्या है, इसको लेकर विष्टि प्रथा क्या है, विष्टि को लेकर पूछा गया है समाज में। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन संस्कृति को लेकर आता है। गुप्त काल के ऊपर हो सकता है कि कल्चर वाले एरिया से मेंस में भी एक क्वेश्चन आ जाए कि गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, वाई इट इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो गोल्डन एज कहने के पीछे का क्या कारण है, तो गुप्त काल की संस्कृति के तहत आप चलकर देखो तो आपको यह पता चलेगा कि राजा की धार्मिक नीति, इस पे तो क्वेश्चन आ सकता है। राजा की धार्मिक नीति के बाद दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि इनका स्थापत्य कैसा था। तीसरा आ सकता है कि इनकी मूर्ति कला कैसी थी, मूर्ति कला। चौथा चित्रकला। पांचवा विज्ञान। छठा शिक्षा केंद्र। सातवां साहित्य, साहित्य। तो आप ये देखोगे कि इस दौर का जो
कल्चर वाला पक्ष है वो सबसे ज्यादा एडवांस है, वो पीटी में भी आएगा और मेंस में भी आएगा। अब आपको मैं सामान्य परिचय की ओर ले चलूं, इसकी ओर 2-3 मिनट का टाइम लगेगा और 2-3 मिनट के टाइम में मैं आप लोगों को पहले ये बताऊं कि इस टॉपिक को हम जब पढ़ रहे होते हैं तो हम क्यों पढ़ रहे होते हैं, इस टॉपिक में हमारा क्या बेसिक है। तो सबसे पहला व्यक्ति जिसको हम गुप्त वंश से जुड़ा हुआ जानते हैं उसका नाम है श्रीगुप्त। अभी मत लिखिएगा, अभी सिर्फ सुनिएगा, एकदम सिर्फ सुनना है। लगभग 5 मिनट बोलूंगा और सिर्फ सुनना है। पहला व्यक्ति जिसको हम इस वंश से जुड़ा हुआ जानते हैं उसका नाम है श्रीगुप्त। लेकिन श्रीगुप्त के काल में कोई बड़ा राज्य नहीं था, इसलिए हम जिस गुप्त साम्राज्य का इतिहास पढ़ते हैं उसका वास्तविक संस्थापक उसे नहीं मानते। 319 ईस्वी से हमें गुप्त संवत की शुरुआत नजर आती है, चंद्रगुप्त प्रथम के काल से। चंद्रगुप्त प्रथम एक ऐसा राजा है जो बिहार के मगध से लेकर बनारस तक के इलाके पे रूल कर रहा था और उसने अपने प्रभाव में वृद्धि के लिए कुछ वैवाहिक संबंध वगैरह भी किया, जैसे कि वह लिच्छवी की राजकुमारी से विवाह किया। लिच्छवी की राजकुमारी से विवाह किया और इस बात को वो काफी फ्लाउंट भी करता था, काफी बढ़ा चढ़ा के बोलता भी था कि मैं उसका पति हूं। तो ये कोई बहुत सामान्य बात नहीं रही होगी, तभी तो आप देखोगे कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी पत्नी के बारे में बड़े ऊंचे ऊंचे दावे किए और चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा समुद्रगुप्त ये कहता है खुद के बारे में कि मैं लिच्छवी दौहित्र हूं। माने मेरी माता जो है वह लिच्छवी राजकुमारी है। दौहित्र शब्द बना है दुहिता से, दुहिता का मतलब होता है बेटी, माने लिच्छवी राजा की बेटी है, मैं उस स्त्री का बेटा हूं, तो मैं लिच्छवी दौहित्र हूं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि किसने अपने आप को लिच्छवी दौहित्र कहा है। लिच्छवी दौहित्र शब्द मैं बाद में लिख दूंगा। तो समुद्रगुप्त ने कहा है। राजा रानी प्रकार का सिक्का ढाला गया है जिसमें सिक्के पर राजा और रानी दोनों को दिखाया गया है। वो रानी वही है, लिच्छवी की रानी, माने राजकुमारी जो चंद्रगुप्त प्रथम की रानी हुई है। तो चंद्रगुप्त प्रथम इस तरीके से अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और जब समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठा तो उस व्यक्ति ने पहली दफा इसके क्षेत्र का विस्तार इतना ज्यादा कर दिया कि हम उसको साम्राज्य कहने लगे। समुद्रगुप्त के विजयों का एक विस्तृत ब्यौरा हमें मिलता है इलाहाबाद से एक अभिलेख से। उस समय इलाहाबाद का नाम प्रयाग था और वह अभिलेख चूंकि प्रशंसात्मक शैली में लिखा गया है इसलिए उसको प्रयाग प्रशस्ति बोलते हैं। वो बड़ा ही विशिष्ट किस्म का एक स्तंभ है जिसके ऊपर अशोक का भी अभिलेख है, समुद्रगुप्त का भी अभिलेख है, उसके ऊपर हमें मुगल का भी अभिलेख मिलता है, जहांगीर का। तो कुल मिलाकर देखोगे कि प्रयाग प्रशस्ति से हमें यह पता चलता है कि समुद्रगुप्त बहुत बड़ा विजेता था। कहां कहां का इलाका जीता है उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। यह जानना इंटरेस्टिंग है कि विंसेंट स्मिथ नाम का एक हिस्टोरियन है जिन्होंने कहा कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। नेपोलियन बेसिकली दुनिया के सबसे बड़े विजेताओं में से एक गिना जाता है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। उसके बाद फिर
समुद्रगुप्त के बाद में उसका बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के गद्दी पर बैठने के पहले एक छोटी सी चर्चा आती है कि शायद समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा रामगुप्त गद्दी पर बैठा था, लेकिन रामगुप्त को कुछ समय के पश्चात गद्दी से उतारा गया। कैसे उतरा उतना स्पष्ट नहीं है, लेकिन शकों के साथ युद्ध में वह हार गया था और हार कर वह अपनी पत्नी को शकों के सामने सरेंडर करने को तैयार हो गया था। इस तरह की चर्चा हमें साहित्य से मिलती है और चर्चा का जो आधार है वह देवी चंद्रगुप्तम नाम का नाटक है, जिसके रचयिता कौन थे? विशाख दत्त। खैर, रामगुप्त रास्ते से हट जाता है। उसके बारे में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और जुड़ता है कि उसने एक तांबे का सिक्का चलाया था। आगे की कहानी आ जाती है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल की। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उसने वाहलिक प्रदेश का क्षेत्र जीता था। वो वाहलिक प्रदेश अपने आप में कौन कौन सा इलाका है उसको लेकर भी हिस्टोरियन में ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। आप मोटे तौर पर कह सकते हैं कि भारत का जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर का इलाका है उसको इसने जीता था। दूसरी बात यह कि इसने भारत से शकों की सत्ता का अंत कर दिया। शकों के अंत के ऊपर अब कोई शक नहीं रहा। शक को पराजित करने का दावा तो समुद्रगुप्त ने भी किया था, लेकिन समुद्रगुप्त के द्वारा पराजित होने के बावजूद शक अस्तित्व में बने रहे थे। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शक शासन का अंत कर दिया। इसके अतिरिक्त समुद्रगुप्त के आधार पर खड़ा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपना बचा हुआ समय साम्राज्य विस्तार पर लगाने के बजाय शासन को कंसोलिडेट करने और संस्कृति के क्षेत्र में विकास करने पर खर्च किया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का काल इसलिए भी बहुत ज्यादा जाना जाता है कि उसके दरबार में नवरत्न होते थे। कालिदास उन्हीं नवरत्नों में से एक थे, जिन्होंने कि उस युग में सबसे महान साहित्य की रचना किया। उसके बाद चल के देखो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बाद कौन गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बाद में गद्दी पर बैठने वाला राजा का नाम है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त कुमारगुप्त जो गद्दी पर बैठा है वो 40 वर्षों तक रूल किया। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी नजर आएगी कि समुद्रगुप्त भी 40 वर्ष, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भी 40 वर्ष, कुमारगुप्त भी 40 वर्ष। ये तीनों राजाओं का शासनकाल 40 वर्ष ही माना जाता है। इसलिए आपको कालखंड याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक का कालखंड याद हो जाएगा, बाकी का अपने आप याद हो जाएगा। जैसे आप देखोगे कि कुमारगुप्त शासन किया है 455 तक, 455 तक। उसमें से 40 साल घटा दो तो 415 से रूल किया होगा शुरू, और 455 तक रूल किया। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कब से कब तक किया तो 40 साल, 375 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी तक 40 साल। उसके बाद तब प्रश्न उठा कि समुद्रगुप्त कब रूल किया, तो उसके पीछे का 40 साल, 375 में 40 घटा दो तो 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक। और फिर देखोगे कि चंद्रगुप्त प्रथम के शासन की शुरुआत कब मानी जाती है, तो गुप्त संवत 319 ईस्वी से, 319 ईस्वी से। तो 319 से लेके 335 तक होगा। उसके बाद तब एक शासक आता है स्कंदगुप्त नाम का। स्कंदगुप्त का शासन है 455 से लेकर 467 ईस्वी तक।
और स्कंदगुप्त के बाद में किसी शासक के कालखंड के बारे में जानने की कोई जरूरत ही नहीं है। अभी मैं इसके बारे में दोबारा बोलूंगा, अभी आपको मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक दिया है कि गुप्त काल के 3 राजा का शासनकाल 40 वर्षीय है, तो अंतिम का 40 वर्ष याद कर लो। उसके बाद आप बड़े आराम से 5 राजाओं का इतिहास जान जाइएगा। अभी सुन लो सिर्फ कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बाद में कौन गद्दी पर बैठा? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त एक ऐसा राजा, कुमारगुप्त एक ऐसा राजा था जो 40 वर्षों तक रूल किया, लेकिन उसने एक भी क्षेत्र नहीं जीता। कुमारगुप्त का शासनकाल साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं जाना जाता है, उसका शासनकाल इसलिए जाना जाता है कि गुप्त काल के इतिहास को जानने के लिए सबसे ज्यादा अभिलेख हमें इसी काल का मिलता है, सबसे ज्यादा सिक्के हमें इसी काल के मिलते हैं। गुप्त काल के दौरान यही राजा है जिसके काल में नालंदा विश्वविद्यालय का गठन हुआ था। यानी कि इसके काल में हमें समृद्धि आते दिखाई देती है, संस्कृति आते दिखाई देती है, प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण का काम इस क्षेत्र में खूब हुआ। लेकिन यह राजा साम्राज्य विस्तार का काम नहीं किया है। इसके बाद फिर अगला मुद्दा, इसके बाद का अगला मुद्दा क्या है? कुमारगुप्त के बाद में गद्दी पर बैठता है उसका बेटा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का शासनकाल 3 वजहों से ज्यादा जाना जाता है। एक वजह यह कि स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान हुन नाम के मध्य एशियाई हमलावर जाति का हमला हुआ है और इसने उन हुन हमलावरों को पराजित कर दिया। आप लोगों को मैंने पहले सचेत किया है कि अभी लिखना नहीं है, अभी आपको नहीं लिखना है। मैंने कहा था कि 5-7 मिनट का टाइम दीजिए, मैं पहले एक कहानी सुना देता हूं, फिर आप लिखिएगा। हुन लोगों के हमले इसी काल में हुए हैं, इसने हुनों को हरा दिया था। उसके बाद दूसरा मामला क्या है कि इसके काल में हमें एक ऐसा स्वर्ण सिक्का मिला है जिसे उस दौर का सबसे बड़ा सिक्का कहा जाता है। सबसे बड़ा सिक्का कौन सा? तो जो स्कंदगुप्त ने चलाया था। स्कंदगुप्त के बारे में एक तीसरी जानकारी यह उल्लेखनीय है कि इसने भी सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था और इसकी जानकारी भी हमें जूनागढ़ में इसके एक अभिलेख से मिलती है। जूनागढ़ का एक अभिलेख जो इसने खुदवाया है, उसमें यह जानकारी मिलती है कि इसने भी उस सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया है जिसके निर्माण की शुरुआत चंद्रगुप्त के काल में हुई थी, जिसमें आगे उद्धार का काम अशोक के काल में हुआ था और फिर उसके पुनरुद्धार का काम रुद्रदामन के काल में हुआ था और उसके बाद उसके उद्धार का काम स्कंदगुप्त ने किया था। तो स्कंदगुप्त के बारे में यही 3 बातें जानना है। उसके बाद में फिर गुप्त साम्राज्य में जो राजा लोग आए हैं वो उतने ज़्यादा उल्लेखनीय नहीं हैं, उनके बारे में उतना ज़्यादा याद रखना जरूरी नहीं है। 6ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य तक आते आते गुप्त साम्राज्य का पूर्णतया अंत हो गया और वह साम्राज्य जब बिखर गया तो कई सारे छोटे छोटे राज्य उभर कर आ गए। यानी गुप्त साम्राज्य का इतिहास जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो यह पता चलता है कि कई सारी छोटी छोटी राजनीतिक शक्तियां थी। उन छोटी छोटी राजनीतिक शक्तियों को जीतकर एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया गया, फिर ये बड़ा साम्राज्य कई टुकड़ों में टूट गया और वहां से फिर से छोटे छोटे कई सारे राज्य उभर कर आ गए। तो क्षेत्रीय शक्तियों से यात्रा शुरू होती है, बड़ा साम्राज्य बनता है, फिर साम्राज्य बिखर जाता है और कई सारी क्षेत्रीय शक्तियां उभर जाती हैं। भारत के इतिहास का सबसे पहला साम्राज्य मौर्यों का, सबसे बड़ा साम्राज्य मौर्यों का, दूसरा साम्राज्य गुप्तों का और दूसरा बड़ा साम्राज्य गुप्तों का।
मौर्यों के पतन के बाद बिखराव आया, गुप्तों के पतन के बाद भी बिखराव आया। मौर्यों के पतन के बाद बिखराव आया, गुप्तों के पतन के बाद भी बिखराव आ गया। कुल मिलाकर हमारी कहानी इस तरीके से हो जाती है। कुल मिलाकर देखो तो गुप्त साम्राज्य के बारे में मैंने एक परिचयात्मक ज्ञान आपको दे दिया। अब इस परिचयात्मक ज्ञान के बाद की कहानी को हम लिखना शुरू करेंगे। अभी से आगे आप लिखेंगे। आप वंश परिचय, वंश का परिचय। वंश के परिचय के तहत आप चलो को देखो तो क्या है कि श्रीगुप्त नाम का एक राजा मिलता है 275 ईस्वी का, 275 ईस्वी का। लेकिन उस राजा को इस राजवंश का वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। श्रीगुप्त के बाद मिलता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम इस वंश का मूल संस्थापक माना जाता है। यहीं से गुप्त संवत की शुरुआत भी होती है। ये 319 ईस्वी का है। 319 ईस्वी का है। 319 ईस्वी का है। उसके बाद फिर क्या लिखे सैफ अली खान बेटा, मैं समझ नहीं पाया। अनियमित रूप से बीए किया जाता है क्या यूपीएससी के लिए? अच्छा, मतलब अनियमित रूप से बीए नहीं किया जाता है। तुम अनियमित मतलब शायद बोल रही हो कि जो कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह से भी कर सकते हैं क्या? तो हाँ, कर सकती हो। कोई भी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो उसको यूपीएससी वाले एक्सेप्ट करते हैं। कोई भी। चलो, चंद्रगुप्त प्रथम से गुप्त संवत की शुरुआत होती है। इसके बाद अगला मुद्दा कि इसके बाद समुद्रगुप्त आता है। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त, रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त। उसके बाद के राजाओं के बारे में नहीं पढ़ना है अपने को। तो आप ये सोचो कि इनके बारे में तो कुछ भी नहीं पढ़ना है, इनको तो ऐसे ही आप नमस्ते कर लो। श्रीगुप्त जी, आपके बारे में कोई भी ज्ञान हमें नहीं लेना है, सारा सारा ज्ञान गुप्त रहेगा। उसके बाद फिर चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का सबसे पहला फैक्ट जो काम के लायक है वही कि 319 ईस्वी से गुप्त संवत की शुरुआत होती है। आज भी संवत है विक्रम संवत, आपने इसकी शुभकामना भी दिया है। और संवत का अर्थ मैंने कल के क्लास में आपको समझा भी दिया है कि जब कोई अपने ही किसी निर्धारित वर्ष के आधार पर
काल की गणना को कोई आधार प्रदान करे तो उसको हम संवत कहते हैं। जैसे आज दुनिया भर के लोग ईसाई संवत से वाकिफ हैं, तो काल की गणना ईसा के पहले और ईसा के पश्चात के रूप में होती है। कभी विक्रम ने यह तय किया था, राजा विक्रमादित्य ने, उज्जैन के राजा थे, कि काल की गणना मेरे आधार पर तय होगी, विक्रमादित्य के पहले और विक्रमादित्य के बाद। शक संवत भी इसी तरीके की बात कहता है कि मेरे पहले और मेरे बाद। गुप्तों ने भी यही कहा है, मेरे पहले और मेरे बाद। और लक्ष्मण संवत का भी यही कहना है, मेरे पहले और मेरे बाद। मुसलमानों ने हिजरी संवत चलाया, उनका भी यही कहना है, मेरे पहले और मेरे बाद। कुल मिलाकर देखो तो इन सब के बीच में एक बात कॉमन नजर आती है, वो ये कि वो चाहते हैं कि दुनिया उनको केंद्र में रखकर इतिहास लिखे, कि उनके पहले का युग कुछ और था, उनके बाद का युग कुछ और है। मोदी जी देखो ये बात बात पे कहते रहते हैं 2014 के पहले और 14 के बाद। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि 2014 में भारत आजाद हुआ है। तो 2014 के वर्ष को इस तरीके से महत्वपूर्ण माना जाता है। कई सारे इतिहासकार ऐसे हैं जो 1885 के वर्ष को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं कि उसके पहले राष्ट्रीय आंदोलन चलता ही नहीं था, 1885 से राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। कालों का बड़ा महत्व होता है। इस तरीके से लिखा जाता है कि जैसे कि कोई एक वर्ष है, जिस वर्ष के पहले की बात कुछ और थी और उसके बाद की बात कुछ और है। समझ गए आप लोग? तो ऐसे में गुप्त संवत का मतलब है कि यहां से गुप्त साम्राज्य की शुरुआत हुई। अब इनका जो पीरियड है वो मोटे तौर पर 319 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी का माना जाता है। इसके अतिरिक्त मैंने आपको बताया कि चंद्रगुप्त प्रथम का जो शासन है वो शासन कहां से कहां तक फैला हुआ है? मगध से लेकर मगध से बनारस तक, मगध से लेकर बनारस तक फैला हुआ है, यानी ज्यादा विस्तृत नहीं है इनका साम्राज्य। उसके बाद फिर दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरा मुद्दा क्या है इनके साम्राज्य के विस्तार को लेकर? मगध से बनारस के बाद दूसरा मुद्दा क्या है विस्तार का भाई? तो दूसरा मुद्दा है कि इन्होंने लिच्छवी से विवाह किया था। लिच्छवी से विवाह किया था, लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था। राजा रानी प्रकार का सिक्का चलाया था। राजा रानी प्रकार का सिक्का चलाया था। माने एक ऐसा सिक्का जिसके ऊपर राजा और रानी का चिन्ह अंकित है। राजा रानी प्रकार का सिक्का चलाया था। राजा रानी प्रकार का सिक्का चलाया था। अब देखोगे कि राजा रानी के सिक्के के बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना आपने यहां पर लिख लिया उतने के साथ में चंद्रगुप्त प्रथम की कहानी खत्म। फॉरगेट इट, एवरीथिंग इज ओवर। तो अब आप इनके पुत्र के काल की ओर चलो। इनके पुत्र हैं श्रीमान समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में सबसे पहला पॉइंट, इनका काल क्या है? 335 से 375 ईस्वी। 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक का कालखंड है, 40 वर्षीय कालखंड। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत, समुद्रगुप्त के बारे में हमारी जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? पेज पलट लीजिए और समुद्रगुप्त पर आइए।
समुद्रगुप्त के बारे में हमारी जानकारी का स्रोत क्या है? एक, उसके सिक्के, उसने कई प्रकार के सिक्के चलवाए। उसके सिक्कों में अश्वमेध, पराक्रम, प्रकार का सिक्का, ये शब्द जब आप सुनते हैं अश्वमेध पराक्रम प्रकार का, मतलब सिक्के के ऊपर उसने कुछ ऐसा अंकन करवाया है, ऐसे प्रतीक उसमें खुदवाया है जो यह बताता है हमको कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। तो इसीलिए उस सिक्के को अश्वमेध पराक्रम प्रकार का सिक्का कहा जाता है। यानी कि शासक जब सिक्के खुदवाते थे तो उन सिक्कों के ऊपर वो कई प्रकार के संकेत और प्रतीक खुदवा देते थे, कई संकेत और प्रतीक खुदवा देते थे। उन्हीं में से एक प्रकार का जो प्रतीक है वो ये कि उसमें अश्वमेध यज्ञ करने का प्रमाण मिलता है, उसको अश्वमेध पराक्रम प्रकार का सिक्का कहते हैं। अश्वमेध पराक्रम प्रकार का सिक्का। एक दूसरा सिक्का आपको मिलेगा, वीणा वादक सिक्का कहा जाता है उसको, वीणा वादक सिक्का। ये बड़ा विशिष्ट सिक्का है, बहुत ही विशिष्ट प्रकार का सिक्का है। इसमें शासक को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। मैं आगे चलकर इसके फोटोज दिखा दूंगा, लेकिन पहले आप इसको याद कर लीजिए। वीणा वादक प्रकार का सिक्का माने वो सिक्का जिसके ऊपर शासक को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक दफा ऑलरेडी पूछ लिया गया है, दोबारा पूछा जा सकता है कि किस शासक को वीणा वादक के रूप में उसके सिक्के पर दिखाया गया है। तो वीणा वादक सिक्का समुद्रगुप्त का। उसके बाद फिर तीसरा, धनुर्धारी प्रकार का सिक्का, धनुर्धारी प्रकार का सिक्का। मतलब की बात यह है कि सिक्के पर उसको धनुष धारण किए हुए दिखाया गया है। अब धनुर्धारी प्रकार के सिक्के से बस ये पता चलता है कि उस युग में युद्ध के लिए ये सब उपकरण का उपयोग होता था। माने धनुष, तीर धनुष उस युग में युद्ध का महत्वपूर्ण उपकरण रहा होगा, तभी तो राजा के सिक्के पर उसको धनुष धारण करके दिखाया गया है। और भी प्रकार के सिक्के हैं, लेकिन आपको वो सब सिक्के याद करने की जरूरत नहीं है। जब कोई आपको ये बोले कि राजा ने कई प्रकार के सिक्के चलाए थे, तो इसका मतलब है राजा ने सिक्कों के ऊपर कई प्रकार के संकेत प्रतीक खुदवाए थे। एक खास तरह के प्रतीक के कई सारे सिक्के मिलेंगे, फिर दूसरे प्रतीक वाले कई सारे सिक्के मिलेंगे, तीसरे प्रतीक वाले कई सारे सिक्के मिलेंगे। इसका मतलब है कि अलग अलग प्रतीकों के कई सारे सिक्के मिल रहे हैं। अनेक प्रकार के प्रतीक सिक्कों पे एक ही राजा के काल से हमें मिलते हैं, फिर दूसरे राजा के काल से भी कुछ नए प्रकार के प्रतीक के सिक्के, फिर तीसरे राजा से भी कुछ नए प्रकार के प्रतीक के सिक्के मिलते हैं। तो इस तरीके से आप बार बार सुनिएगा कि गुप्त काल में अनेक प्रकार के सिक्के चलाए गए। तो प्रकार का मतलब क्या, ये नहीं कि लंबाई चौड़ाई बदल जाती है। प्रकार का मतलब है उसके ऊपर अंकित प्रतीक अलग अलग हैं, संकेत अलग अलग हैं। जैसे कि किसी सिक्के पर राजा धनुर्धारी है, किसी सिक्के पर राजा वीणा वादक है, किसी सिक्के पर राजा अश्वमेध यज्ञ कराता हुआ दिखता है। यही है। और भी सिक्का है, किसी पर वह व्याघ्र निहंता रूप में दिख रहा है, व्याघ्र को मारते हुए, मतलब बाघ को मारते हुए, बाघ को मारता हुआ सिक्का है, दिखाया गया है राजा को कि वो बाघ को मार रहा है, तो व्याघ्र निहंता प्रकार का सिक्का कहा जाता है उसको।
ये वाला फैक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाला अश्वमेध पराक्रम वाला, अश्वमेध पराक्रम का मतलब साम्राज्य विस्तार का प्रमाण मिलता है इससे, तो उसके सिक्कों से हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है। और फिर उसके बारे में हमारी जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति, जिससे उसके साम्राज्य विस्तार की जानकारी मिलती है। उसके साम्राज्य विस्तार की जानकारी मिलती है। जिससे उसके साम्राज्य विस्तार की जानकारी मिलती है। इसके आधार पर ही विंसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा था। भारत का नेपोलियन कहा था। इसे भारत का नेपोलियन कहा था। ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, इसमें प्रशस्ति शब्द का मतलब है, अंग्रेजी में इसे यूलॉजी बोलते हैं, यूलॉजिकल इंस्क्रिप्शन है। इसमें प्रशंसा की शैली में बात कही गई है, इसीलिए इसको प्रशस्ति कहते हैं, जिसे तैयार किया था हरिसेन ने। मुझे आज की तिथि में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हरिसेन नवजोत सिंह सिद्धू में नजर आता है। नवजोत सिंह सिद्धू जब भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे, तो उन्होंने मोदी जी की उपस्थिति में उनकी बड़ाई में जो डींगे हाँकी थी, लगभग वही सारे डींग उन्होंने कांग्रेस के एक प्लेनरी सेशन के अंतर्गत हाँक दिया। जब वो मोदी जी के बारे में बोल रहे थे, तो लगभग वही सारी बातें बोले जो बातें उन्होंने राहुल गांधी के बारे में बोली, जो बातें उन्होंने सोनिया गांधी के बारे में बोली। एकदम शब्द दर शब्द एक, उदाहरण तक एक, बस कहने की शैली, और निश्चित तौर पर बहुत प्रभावशाली शैली में बात करते हैं नवजोत सिंह सिद्धू। ये आपके बारे में यदि वो बोलने लगे कि आप अद्भुत हो, विलक्षण हो, अप्रतिम हो, अद्वितीय हो, तो आपको यकीन हो जाएगा। आपको इस बात का यकीन होने लगेगा कि मैं तो पूजनीय हूं और मेरी पूजा होनी चाहिए, मेरे अंदर देवत्व है। लेकिन उस आदमी के अंदर आपकी तारीफ करने में नीति सिर्फ होती है, और वो नीति कौन सी नीति है? अपने लिए लाभ की नीति। उसमें नीयत बिल्कुल नहीं होती है, और यदि होती भी है तो सिर्फ चापलूसी की होती है। यदि चापलूसी की नीति ना होती, तो जितने बड़े बड़े विभूषण उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को दिए, क्या उतने ही सारे विभूषण, सेम वही वाले विभूषण उन्हीं शब्दों में राहुल जी को देते? उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी पड़ी है। और इस तरह की जो पद्धति है, यह पद्धति हिंदुस्तान में अति प्राचीन काल से चल रही है, और इसी वजह से इस तरह की पद्धतियों पे यकीन करना थोड़ा सा डाउटफुल होता है। और यही वजह है कि प्रशस्तियों के अंतर्गत किसी शासक के बारे में कही गई जो बड़ी बड़ी बातें होती है, उसके ऊपर हिस्टोरियंस कई दफा डाउट करते हैं। वो प्रयाग प्रशस्ति पर भी डाउट करते हैं, वो खारवेल के हाथी गुंफा अभिलेख के ब्यौरे पर भी डाउट करते हैं, वो रवि कीर्ति के एहोल प्रशस्ति पर भी डाउट करते हैं, वो गोविंद तृतीय के बारे में जो बढ़ा चढ़ा के बातें कही गई है संजना ताम्रपत्र प्रशस्त लेख में, उस पर भी डाउट करते हैं। हिस्टोरियंस ऑलवेज डाउट if somebody has written something about someone in an ideological manner, and if historian is not doubting, then he is not a historian or she is not a historian. इतिहासकार किसी का सगा नहीं होता, किसी का सौतेला भी नहीं होता, उसे तो
एक मेथोडोलॉजिकल स्टाइल में तथ्यों की खोज, तथ्यों की प्रामाणिकता की जांच आदि करते हुए तार्किक तरीके से उस विषय के ऊपर एक निष्कर्ष निकालना होता है। यदि इतिहास का निष्कर्ष निकालने के क्रम में किसी को बहुत नजदीक कर ले, किसी को आंखों से बहुत दूर कर ले, तो वह इतिहासकार नहीं होगा। यदि तुम किसी भी कागज के पन्ने को अपनी आंखों के बहुत करीब कर लोगे, आप देख नहीं पाओगे। आप जिनको बहुत पसंद करते हैं उनकी कमियां आपको कहां दिखती हैं, और यदि किसी को अपनी आंखों से बहुत दूर कर लोगे तो आप उसको देख नहीं पाओगे। तो जिनको आप नापसंद करते हैं उनकी खूबियां कहां दिखती हैं आपको। यदि आप अपने को संतुलन में रखना चाहते हैं तो कैरेक्टर या टॉपिक जिसका अध्ययन आप कर रहे हैं, आप उनको एक निश्चित दूरी पर रखा करिए। तो आपकी दृष्टि यदि ठीक रहेगी तो आपका दृष्टिकोण ठीक बनेगा, दृष्टिकोण ठीक बनेगा तो आप इतिहासकार हो पाएंगे। समझ गए? अब चल के देखो, आपकी समुद्रगुप्त के बारे में यह जानकारी किसने दिया? तो हरिसेन ने दिया। यही है प्रयाग प्रशस्ति का मामला। खैर, अब इस प्रयाग प्रशस्ति से आगे बढ़ के देखो तो आपको क्या नजर आने को है कि समुद्रगुप्त के विजयों का ब्यौरा, विजयों का ब्यौरा, वह नाग राजाओं को हराया, नाग राजाओं को हराया, उसके बाद वह आर्यावर्त के 9 राजाओं, आर्यावर्त के 9 राजाओं को हराया, फिर उनका प्रसभोद्धरण कर दिया, उनका प्रसभोद्धरण कर दिया। आर्यावर्त के 9 राजाओं को हराया और उनका प्रसभोद्धरण कर दिया। उसके बाद फिर अगला पॉइंट क्या है? वह दक्षिण के 12 राजाओं को हराया, दक्षिण के 12 राजाओं को हराया और फिर उन्हें ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह की नीति के तहत आजाद कर दिया। ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह की नीति के तहत आजाद कर दिया। मैं इन शब्दों का अर्थ समझाऊंगा कुछ देर में आपको, पहले आप लिख लीजिए। ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह की नीति के तहत आजाद कर दिया। इस पे कैसा क्वेश्चन आएगा ये भी समझाऊंगा, लेकिन कुछ देर के बाद में। तो पहले इन्हें ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह की नीति के तहत आजाद कर दिया। उसके बाद चौथा पॉइंट, वह प्रत्यवंत, प्रत्यवंत के राजाओं, प्रत्यवंत के राजाओं को हराया और उनके साथ क्या नीति अपनाया? उन्हें सर्व कर दान, सर्व कर दान
आज्ञाकरण, आज्ञाकरण, प्रणाम आगमन, आगमन के लिए बाध्य किया, के लिए बाध्य किया। इस टॉपिक के ऊपर गहन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तब से तो और ज्यादा पूछने की संभावना बन रही है जब से कि इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयाग राज रखा गया है। उस समय से ये उम्मीद की जा रही है और समुद्रगुप्त के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्योंकि इसके ऊपर कई क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं तो अब थोड़े डिटेल वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए मैं इस जगह पर आपको सचेत कर देता हूं, ये गेसवर्क का मामला है। क्वेश्चन डिटेल का आएगा और आपका ठीक होगा और उस समय आप दूसरों से एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा का एडवांटेज ले लोगे। ठीक है। प्रत्यवंत के राजाओं को हराया, फिर आटविकों को दास बनाया, आटविकों को दास बनाया, आटविकों को दास बनाया। उसके बाद शाहानुशाही, शाहानुशाही, शकमुरुंड, शकमुरुंड, सिंघली, और अन्य द्वीप के राजाओं को हराया। शकमुरुंड, सिंघली और अन्य द्वीप के राजाओं को हराया, अन्य द्वीप के राजाओं को हराया। शाहानुशाही, शकमुरुंड, सिंघली और अन्य द्वीप के राजाओं को हराया और इन्हें गरुड़मंतक, गरुड़मंतक, गरुड़मंतक और कन्योपायन, कन्योपायन के लिए बाध्य किया, बाध्य किया। गरुड़मंतक और कन्योपायन के लिए बाध्य किया। यही कुल कैटेगरीज हैं। अब तुम पहले एक सामान्य इमेज बनाओ कि मगध से लेके बनारस के इलाके के राजा का बेटा जब विस्तार की ओर अभियान करता है तो अभियान करते हुए श्रीलंका और अन्य द्वीप माने साउथ ईस्ट एशिया के इलाके में जीत तक पहुंचता है। तो दक्षिण की ओर जाकर देखो तो वो श्रीलंका और अन्य द्वीप तक पहुंच गया। उत्तर की ओर चलकर देखो तो वो शाहानुशाही तक के इलाके को हराया। शाहानुशाही कहा जाता था उस समय। कुषाण राजा शाहानुशाही का टाइटल लिया करते थे और कुषाण राजा का जब राजवंश खत्म होने पर आया तो वह कश्मीर तक सीमित रह के शासन करने लगे थे। तो ये कश्मीर के शाहानुशाही हैं, कश्मीर के शाहानुशाही हैं। यानी कि इसने एक तरफ तो श्रीलंका और अन्य द्वीप के राजा को हराया, दूसरा इसने कश्मीर के राजा को हराया, तीसरा देखो महाराष्ट्र के राजा को, शक मुरुंड। मुरुंड शब्द का मीनिंग आज तक हिस्टोरियन को नहीं मालूम है, लेकिन शक उस समय महाराष्ट्र में रूल करते थे, उनको हराया। सिंघली माने श्रीलंका, सिंघली माने श्रीलंका, मेरे ख्याल से ये तो आप समझ गए होंगे। तो इसके राज्य क्षेत्र का जो दायरा है वो कितना दूर तक जाता है या फिर इसके विजय क्षेत्र का दायरा कितना दूर तक जाता है, आप समझ सकते हो। तो पहले तो आप देखो वो दो नाग राजा को हराया, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछने की ज्यादा संभावना नहीं है। यदि ये फैक्ट एज इट इज पूछ दिया तो पूछ दिया, इसके बारे में डिटेल में कुछ भी नहीं चाहिए।
जानने लायक बात यह है कि जब गुप्त शासन की शुरुआत हुई है, जिस समय की चंद्रगुप्त प्रथम बनारस से लेके मगध के बीच में रूल करता है, उस समय बनारस के आगे पश्चिम की ओर बढ़िएगा, दिल्ली की ओर, मथुरा की ओर, मध्य प्रदेश की ओर, तो उस क्षेत्र में शैव धर्म को मानने वाले नागवंशी राजाओं का शासन नजर आएगा। उन राजाओं के साथ में उनकी प्रतिस्पर्धा थी, गुप्तों की, और प्रतिस्पर्धा में जो भी प्रतिस्पर्धी थे उनको हराया था समुद्रगुप्त ने। ये जानकारी हमें उस अभिलेख से मिलती है। उसने शैव धर्म को मानने वाले को हरा दिया, उनके राज्य क्षेत्र को अपने राज्य में मिला लिया, लेकिन उनके धर्म का अपमान नहीं किया, बल्कि उनके धर्म का भी खूब सम्मान किया गुप्त काल में। इसीलिए आपको ऐसे खूब सारे उदाहरण मिलेंगे कि राजाओं का जो नाम है वह दर्शाता है कि वह शैव धर्म के प्रति कितना सम्मान रखता था। बतौर उदाहरण आप देखिए कुमारगुप्त। कुमार कौन थे? भगवान शिव की संतान। स्कंदगुप्त कौन है? भगवान शिव की संतान। लेकिन कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त दोनों राजाओं का धर्म क्या था? तो वैष्णव धर्म। मतलब वो वैष्णव धर्म को मानता था, लेकिन उसका नाम है शैव धर्म के ऊपर। ये दर्शाता है कि वो लोग शैव और वैष्णव के बीच में कितनी निकटता मानते थे। ठीक है, ये गुप्त काल की विशेषता है कि शैव और वैष्णव एक दूसरे के साथ में एकदम करीब आ गए हैं। अब देखोगे कि वह आर्यावर्त के 9 राजाओं को हराया। आर्यावर्त का मतलब यहां पर तत्काल हुआ उत्तर भारत के 9 राजा को हराया। ये कतई इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने राजा को हराया, ये नहीं पूछा जाएगा, ये आपके क्वेश्चन में ही होगा। आर्यावर्त के जिन 9 राजाओं को हराया था उनके प्रति उसने कौन सी नीति अपनाया, ये क्वेश्चन आएगा। आर्यावर्त के कितने राजा को हराया, 7, 9, 11, 13, ये नहीं पूछा जाएगा। आर्यावर्त के जिन 9 राजाओं को हराया उनके प्रति उसने कौन सी नीति अपनाया, और ऑप्शन दिया जाएगा प्रसभोद्धरण ए, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह बी, सर्वकर दान सी, कन्योपायन डी, और आपको उनमें से एक चुनना पड़ेगा, और यही आपकी परीक्षा होगी। तो आप देखो कि आर्यावर्त के 9 राजाओं को हराया तो उनके प्रति क्या नीति अपनाया? प्रसभोद्धरण। प्रसभोद्धरण का मतलब होता है उनका समूल नाश कर देना, समूल नाश। मतलब की बात यह हुई कि उनका पूरा का पूरा राज्य क्षेत्र समुद्रगुप्त ने अपने अधीन कर लिया, और वहां पर अपने द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारियों के माध्यम से शासन चलाया। वहां अपने अधिकारियों के माध्यम से शासन चलाया। समुद्रगुप्त ने अपने अधिकारियों के माध्यम से शासन चलाया। आर्यावर्त के वो राजा अब राजा नहीं रहे, उनका सब कुछ खत्म हो गया। हो सकता है उनमें से अधिकांशों को मार दिया गया होगा, और सब प्रसभोद्धरण माने उनका समूल अंत कर दिया गया। और इधर देखो आप, दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हराया। तो आपको फिर ये नहीं याद करना है कि दक्षिण भारत में कितने राजा को हराया था, कौन कौन राजा था। अभिलेख में सब राजा का नाम लिखा हुआ है, आर्यावर्त के 9 राजा का भी और दक्षिण के 12 राजाओं का भी, प्रत्यवंत के राजाओं का भी। बट यू डोंट नीड टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ द किंग्स। दक्षिण के 12 राजाओं को हराया, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उनके प्रति व्यवहार क्या किया गया था। तो पहले आम आदमी की भाषा में सब समझो कि उनको जीता गया, माने ग्रहण किया गया, फिर आजाद कर दिया गया, माने मोक्ष दिया गया। मोक्ष माने मुक्ति। काहे भैया, जब मोक्ष ही देना था तो ग्रहण काहे किया? तो बोला अनुग्रह करते हुए, मैंने कृपा करते हुए हमने मुक्त कर दिया। हमने ग्रहण किया, फिर कृपा करते हुए हमने मुक्त कर दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि तुम कृपा करने के लिए साम्राज्य का अभियान किए थे क्या? साम्राज्य का अभियान क्या कोई कृपा करने के लिए करता है? इसमें तो रक्त की नदियां बहती है, इसमें तो लोगों की जान जाती है, इसमें तो पैसे खर्च होते हैं। तुम अपने कैपिटल से दूर जाओगे, या तुम्हारी सेना जाएगी, तुम्हारे बड़े बड़े अधिकारी लोग जाएंगे कैपिटल से दूर, तो व्हाई यू वे आर डूइंग दिस? तो यहां पर बात निकल के आती है कि शायद वह दक्षिण के इलाके को जीतकर लूटपाट लिया होगा, और उसके बाद उसको लगा कि बहुत दूर है हमारे केंद्रीय कैपिटल से, दूरी बहुत ज्यादा, भौगोलिक स्थितियां बहुत दुर्गम, और
नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। तो जब नियंत्रण करना मुश्किल है तो ऐसी स्थिति में बेहतर है कि इनको आजाद कर दो। हमला करने का फायदा बस ये उठाया होगा कि खूब लूटपाट किया होगा, लेकिन प्रशस्ति का है। हरिसेन लिखेगा कि हमारा मालिक चोर है? कोई लिखता है कि हमारा मालिक चोर है? नहीं लिखेगा। तो प्रशस्तिकार चूंकि लिख रहा है ये ब्यौरा, तो उसने ये बताया नहीं, उसने लिख दिया कि धरनी बंध की संकल्पना के तहत, धरनी बंध की संकल्पना के तहत, माने संपूर्ण पृथ्वी को जीत लेने का ख्याल था इसके मन में, इसलिए उसने दक्षिण के खिलाफ अभियान किया था। दक्षिण के 12 राजाओं के विरुद्ध अभियान जो किया था वो क्यों किया था? तो धरती जीतने के आदर्श के तहत। कोई राजा इतना मूर्ख नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक संकल्पना की पूर्ति के लिए 12 राजाओं के खिलाफ युद्ध का अभियान करे और इसके ऊपर पैसे खर्च करे, इसके लिए जान ले और जान दे। राजनीतिक पर्पस वही रहा होगा, लूटपाट हुआ, काम खत्म। फिर अगला है प्रत्यबंत के राजाओं को हराया। प्रत्यबंत माने सीमांत क्षेत्र, सीमा के क्षेत्र, माने आप गौर करके देखोगे कि जो पूर्वी भारत का इलाका है जिसमें बंगाल, असम, नेपाल, थोड़ा और आगे बढ़ो तो उत्तराखंड, और उसके आगे बढ़ो तो पंजाब, उसके नीचे बढ़ो तो राजस्थान, इन सब क्षेत्रों को उस समय प्रत्यबंत कहा गया है। तो यू नीड नॉट टू गो इनटू दी होल बाउंड्री। प्रत्यबंत का मतलब समझ लो कि सीमांत क्षेत्र, माने जिन इलाकों पे उसने प्रत्यक्ष नियंत्रण किया है उसके बाद वाला इलाका। प्रत्यबंत क्षेत्र के बारे में क्या पॉलिसी है? तो वहां के राजा को युद्ध में हरा के बोला कि ऐसा है कि तुम अपने इलाके में रूल करते रहो, लेकिन हमारे अधीनस्थ बनकर। हम जब जो आज्ञा दे उसका पालन करना, हम जो कर तुम पर लगा दें वो कर चुकाते रहना, और बीच बीच में आके हमारे दरबार में वफादारी का प्रमाण देते रहना। इसीलिए देखो क्या शब्द है, सर्व कर दान, सभी प्रकार के कर आप हमको देंगे। वो सभी प्रकार के कर जो हम आप पर आरोपित करेंगे आप हमें देंगे। आज्ञाकरण, जो आज्ञा दे देंगे समय दर समय उसका पालन करेंगे, और प्रणाम करने के लिए आते रहिएगा, मैंने वफादारी का प्रमाण देते रहिएगा। इसके बाद आटविक। आटविक जंगल के रहने वाले लोग हैं, वन के वासी लोग हैं। मोटे तौर पर जो आज के डेट में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो इलाका है, जो सघन वन वाला इलाका है, उस इलाके के जो रहने वाले लोग थे उन्हीं को आटविक कहा गया। उन इलाकों के लोगों को जीतकर उनको अपना दास बनाया। अब दास बनाया का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है उसके डिटेल में आप मत जाइए। हो सकता है कि इसका मतलब यह होगा कि भैया तुम अब हमारे अधीनस्थ रहो, विरोध नहीं करना, विद्रोह मत करना, विद्रोह करोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, बस इतना ही। शाहानुशाही कहां के थे? कश्मीर के, मालूम है। शकमुरुंड महाराष्ट्र के, शक सिंघली मैंने श्रीलंका और अन्य द्वीप मैंने साउथ ईस्ट एशिया के अन्य द्वीप, उन सबको जीता और उनके प्रति क्या नीति अपनाया? गरुड़ मंतक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड गरुड़ मंतक? गरुड़ मंतक, तो गरुड़ बेसिकली गुप्तों का राजकीय चिन्ह था, क्योंकि ये लोग भागवत थे यानी कि वैष्णव थे और विष्णु जी की सवारी है गरुड़, तो इन्होंने अपना राजकीय चिन्ह बनाया गरुड़ को। तो जिसको जिसको ये हरा रहे हैं उनको कह रहे हैं कि गरुड़ के प्रति मान रखना, गरुड़ का मान रखना, गरुड़ का सम्मान करना, माने हम जो निर्देश वगैरह दे देंगे उसका पालन करना। और इसके साथ में कन्योपायन, कन्योपायन का मतलब वैवाहिक संबंध, माने आपकी जो कन्याएं हैं उन कन्याओं का विवाह हमारे राजकुमारों के साथ में होगा। तो गरुड़ मंतक और कन्योपायन किनके साथ में? तो उनके साथ में जो शाहानुशाही हैं, जो शकमुरुंड हैं, जो सिंघली प्रदेश के राजा हैं या अन्य द्वीपों के उस क्षेत्र के राजा हैं। इस तरीके से देखो तो समुद्रगुप्त के अभियानों के बारे में आपको जानकारी मैंने दे दिया। और अब देखो तो आज का समय भी बीत गया। मैंने कहा था कि आज ऑप्शनल के बारे में बताऊंगा और मैंने प्रॉमिस भी किया था,
लेकिन प्रॉमिस करने के लिए जो मेरा प्लान था वो था कि ये ख़त्म हो जाएगा और फिर लास्ट के 5 मिनट में मैं आपके सामने डिस्कस कर दूंगा, लेकिन अब डिस्कस करने का तो समय ही नहीं बचा। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि आज के लिए बस क्षमा प्रार्थी हूँ, कल कर दूंगा। आज बस इतना ही। नमस्कार।